प्रिय विद्यार्थियों, आज इस लेक्चर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कविता पतंग, जिसके कवि हैं आलोक धनवा जी। कविता में जाने के पहले मैं आपको संक्षिप्त में आलोक धनवा जी का परिचय बताना चाहूँगा। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ था। उनकी कई प्रमुख रचनाएं हैं। अगर हम संक्षिप्त नज़र डालें तो उनकी जो पहली कविता है धनवा जी की, आलोक धनवा जी की पहली कविता जनता का आदमी इस शीर्षक से कविता है। और ये जनता का आदमी जो है 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद उनकी और रचनाएं भागी हुई लड़कियां, फिर ब्रूनो की बेटियां, और इन रचनाओं से उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। और एक जो है दुनिया रोज बनती है, ये उनकी रचना है। दुनिया रोज बनती है, ये उनके काव्य संग्रह हैं। और आलोक धनवा जी को कई सम्मान से नवाजा गया है, कई उनको पुरस्कार मिले हैं, जैसे राहुल सम्मान है, बिहार राजभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। आलोक धनवा जी के संदर्भ में दो पंक्ति हैं कि जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा जी ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता हासिल की। और सन 1972-73 ईस्वी में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही। कई आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं में हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ भी नहीं। मतलब उनकी कविताएं हिंदी साहित्य कितना, उनकी कविताएं जो हिंदी साहित्य को कितना प्रभावित की, इसके मूल्यांकन शायद आज तक ठीक ठाक नहीं हो पाया। और इतनी व्यापक ख्याति और प्रसिद्धि के बावजूद, या शायद उसी की वजह से, ये बनी अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में कभी लेखन नहीं किया। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ है। और काव्य संग्रह और एकमात्र काव्य संग्रह वही है उनकी कि दुनिया रोज बनती है। तो उस काव्य संग्रह के अलावा पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। और उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में अपनी भागीदारी निभाई है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये आलोक धनवा जी का एक संक्षिप्त परिचय हो गया। और आपके सामने जो प्रस्तुत पाठ्यक्रम में है कविता पतंग, तो व्याख्या में जाने के पहले मैं कविता का एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं। जो आपके पाठ्यपुस्तक में पतंग कविता ली गई है वो आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है।
और एक ऐसी एक लंबी कविता है, एक एक बड़ी कविता, लंबी कविता है, जिसके एक तीसरे भाग को आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। और इस पतंग कविता के बहाने लेखक कवि आलोक धनवा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि बाल सुलभ इच्छाएं किस प्रकार की होती हैं, बच्चों में उमंगें, बच्चों में उत्साह किस प्रकार की होती हैं, और इसी का एक सुंदर चित्रण आलोक धनवा जी ने अपनी कविता में किया है। और कवि जो है इस कविता में बाल क्रियाकलापों अर्थात बच्चे लोग जो विभिन्न क्रियाएं करते हैं, खेल कूद के अपने जो उत्साह उमंगे जो व्यक्त करते हैं, तो उसी क्रियाकलापों और प्रकृति में आए, जो प्रकृति में जो परिवर्तन आता है और बच्चों में जो उत्साह आता है, उसी परिवर्तन को अव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग कवि ने किया है। बिंबों अर्थात प्रतीकों, जिसे हम सिंबल कहते हैं, उसी प्रतीकों का, बिंबों का उपयोग किया है। पतंग वास्तव में बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। सभी बच्चों को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, बच्चे बड़े खुशी से पतंग उड़ाने लगते हैं। और जब पतंग को आसमान की ऊंचाई पर देखते हैं तो बच्चों का मन गदगद हो जाता है। और पतंग की डोरी, धागा जो उनके हाथ में होता है, बड़े वो उस समय का उत्साह वास्तव में देखते ही बनता है। तो पतंग वास्तव में बच्चों की एक उमंगों का, उनके रंग बिरंगे सपनों का एक हिस्सा है। और आसमान में उड़ती हुई पतंग जो है ऊंचाइयों की हदें हैं, एक अपनी सीमाएं हैं, और जिसे बाल मन जो है, बच्चों का मन जो है, उस पतंग की, आसमान में उड़ती हुई पतंग की ऊंचाइयों को बच्चे छूना चाहते हैं और उसके पार जाना चाहते हैं। वास्तव में कविता जो है धीरे धीरे बिंबों की, प्रतीकों की, सिंबल की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों के रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं, और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो के बाद के शरद अर्थात जो एक उजाले का प्रतीक है, तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, शरद ऋतु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम भी देखेंगे इस कविता में कि किस प्रकार बच्चे जो हैं भादों के बाद जब शरद ऋतु आता है, सावन भादो, और फिर उसके बाद जब शरद ऋतु का जब प्रवेश होता है, जो ठंड का जो महीना होता है प्रारंभ का, वो शरद ऋतु, तो उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है किस प्रकार से। तो विद्यार्थियों, हम अगले इस लेक्चर के अगले भाग में देखेंगे कि किस प्रकार बच्चों जो हैं पतंग के माध्यम से अपना उत्साहवर्धन करते हैं, और किस प्रकार पतंग को, आकाश में उड़ते पतंग को छूना चाहते हैं, अपनी उमंगों उत्साह को इस प्रकार से कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ, और हम अगले भाग में पुनः आपसे मिलेंगे इस पतंग के दूसरे भाग में। पहला भाग यहीं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद।